सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस वक्त सियासी मंजरनामे में क्या हो रहा है? हाल ही में नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक हुई है, जिसमें लीगी कायद ने मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक करते हुए सियासी जमातों के मिल बैठने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि PTI चूँकि महमूद खान अचकज़ई पर जिस तरह से रिलाई कर रही है, उन्होंने नून लीग की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक कर दी है महमूद खान अचकज़ई ने, और कहा है कि बानी PTI ने मुझे हुकूमत से मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया है। लेकिन हम साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि जहाँ पर ये बैठकें हो रही हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, वहीं पर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने बानी PTI पर मिलिट्री ट्रायल का इंदिया भी दिया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुज़ाकरात के लिए इस वक्त PTI के साथ माहौल साजगार नहीं है। नवाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात की बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी इस हवाले से हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। रऊफ़ हसन साहब वो सबसे अलग हुकूमती मुज़ाकरात की नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डेड लॉक ख़त्म करने के लिए PTI जो कर सकती थी वो कर लिया है। अब इस तमाम ऑनगोइंग सिचुएशन को किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, ये जो मामला चल रहे हैं, डेड लॉक जो हमें दिखाई दे रहा है, ये स्टेलमेट ख़त्म होने का नाम जो नहीं ले रहा है, इसमें से वे आउट कैसे निकालना है सियासतदानों ने या सियासी जमातों ने। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, इस्लामाबाद से इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं? ये ऐसे ही मामला चलेंगे? वज़ीर दिफा ने बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट दे दिया है। वो कह रहे हैं जी मिलिट्री ट्रायल की तरफ भी जा रहे हैं, हो सकता है उस साइड पर जाएँ, और दूसरी साइड उन्होंने एक और बात भी क्लियर कर दी, जी इनसे हम डायलॉग नहीं कर रहे। अगर दोनों ही डायलॉग नहीं करेंगे तो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? अब ना इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब, आपने देखा कि खासी दिनों बाद उन्होंने दूसरी सियासी तौर पे अपनी एंट्री दी है। वो खामोश होकर बैठ गए थे और आपने देखा उनका स्टेटमेंट आया जिसमें नाम नहीं लिया उन्होंने किसी पार्टी का, और यही कहा कि जी मुल्क के सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी हो गया है कि सारी सियासी जमातें और अदारे मिल के बैठें ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है कि बातचीत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फिर आपने ख्वाजा आसिफ की बात की, एहसन इकबाल की बात की। उन्होंने कहा जी सिरे से ही नवाज शरीफ साहब ने PTI का नाम ही, लीडर का नाम नहीं लिया, PTI का नाम नहीं लिया, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अब जो अंदर की खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि ये मामला थोड़ा बहुत आगे चलना शुरू हुआ है। अच्छा, अब जबकि बड़ा वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ साहब ये महसूस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, खबर भी दे रहा हूँ। देखिए शहबाज शरीफ साहब आमना इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। 7 माह का पीरियड हो चुका है, जो बड़े बड़े चैलेंज हैं वो अब रिज़ॉल्व नहीं हो रहे। अगर मैं लफ्ज़ यूज़ अनरिज़ॉल्व कहूँ तो शायद बुरा लगे, रिज़ॉल्व भी नहीं हो रहे, और ये हमारी मुश्किलें ठीक भी नहीं हो रही। इसकी वजह यही है कि एक बड़ी पार्टी के साथ मामला तनाव में इतना आगे चला गया कि कुछ नहीं हो रहा। और रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेटमेंट आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं समझ आती कि वे फॉरवर्ड क्या है। अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अब ये कहा गया, जो करीबी हल्के हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं कि अगरचे वो इस बात पे मुकम्मल तौर पे बात करते हैं कि 9 मई को हटाया नहीं जा सकता, ये वो रेड लाइन है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता, और ये कि ये केसेस होंगे, और दूसरा ये कि माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बात की गई है उनकी तरफ से जो आ रही है कि जी बात यह है कि अगर आप पेशगी शराइत न रखें, इनडायरेक्टली यही मैसेज है, गैर मशरूत बात करने की कोशिश करें, तो शायद इसके लिए फिर आगे चल के मामला कुछ आगे चल सकता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी कुछ लोगों का ख्याल है कि जी वक्त आ गया कि बैकडोर चैनल्स खुलने चाहिए। और फिर ये जो आपने कंफर्म किया अचकज़ई साहब का, अगरचे बड़े दिनों से हम देख रहे हैं वो बातचीत नहीं कर रहे थे, बड़े परेशान थे, और वो लग रहा था कि नाउम्मीद भी हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये रऊफ़ हसन साहब इस हद तक तो कहते हैं कि जी बानी PTI ने ये इख्तियार दिया अचकज़ई साहब को बातचीत करें, लेकिन दूसरी तरफ आमना सूरत हाल है कि जब पिंडी की तरफ देखते हैं तो लफ्ज़ आता है नो वे, नो निगोशिएशंस। अब ये भी बात हो रही है कि जी बातचीत नहीं हो सकती अनलेस कि PTI के लोग अपनी सफ़ों में मामलात को ठीक करें। अभी देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे PTI में पावर सेंटर्स हैं, किसी को समझ नहीं आनी क्या करना चाहिए, और सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए गए हैं। इवेंचुअली आपने देखा यहाँ तक आ गया जलसे जुलूस होंगे, नहीं हुए, फिर आपने कहा भूख हड़ताल, वो भी नहीं हुई,
और मज़ेदारी की बात है हमने 30 अगस्त का जो कहा गया था कि अडाला के बाहर वही बांग्लादेशी स्टाइल तलबा आएंगे और उनको किसी तरीके से निकाल के ले जाएंगे, लेकिन लोग पीपल आर टेरराइज, सहमे हुए हैं, उनको पता है सूरत हाल किस तरफ चली गई है। तो एज़ वी स्पीक ये है कि पार्टी के अंदर PMLN के अंदर ये बात है कि जी दरवाज़ा बातचीत का खोलना चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि गैर मशरूत तौर पे बातचीत होनी चाहिए, पेश की शराइत नहीं होनी चाहिए। और रऊफ़ हसन साहब का मुझे ज़ाती तौर पे पता चल रहा है हमने कि वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं, अब जबकि जेल से बाहर आ गए हैं ज़मानत पे। अब कहा जा रहा है कि जी वो भी किसी तरीके से कुछ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरह तो हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, सियासत नाम ही मुमकिनात का खेल है, हम अपने हाथ से बाजी क्यों छोड़ के चले जाएं, क्यों हाथ से निकलनी है। तो अब यह है कि बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा। अब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि मामला बेहतर को, हुकूमत नहीं चल पा रही, मसाइल मुश्किलात हैं, लेकिन बड़ा दोष दिया जा रहा है PTI को कि जिनके अंदर मामला ख़राब है, जब तक वो खुद नहीं तैयार होंगे ठीक करने के लिए तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर साहब पहले तो एक हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे ना कि एक फरीक रेडी नहीं है, वो हुकूमत के साथ डायलॉग करने के लिए रेडी नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने भी साफ साफ हाथ खड़े कर दिए जी, माहौल है ही नहीं, इनके साथ बात नहीं हो सकती, बल्कि मिलिट्री ट्रायल वाले मामला आ रहे हैं। मिलिट्री ट्रायल से तो आप प्रोवोक करेंगे, मजीद मामला ख़राब होंगे। किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ेगी? देखिए गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है और PTI तो है ही कंफ्यूज। उसमें तो इतने पावर सेक्टर्स हैं कि जी नए नए बातें आती हैं, गौहर खान कुछ और देते हैं, महमूद अजगज़ई खुद साख्ता तौर पर PTI के रिप्रेजेंटेटिव बनकर सामने आके कुछ और करते हैं। इमरान खान अपने लोगों से मिलते हैं तो चले कहते हैं यार महमूद अजगज़ई को करने दो लेकिन आप असल हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब सवाल ये पता है कौन किसको यूज़ कर रहा है वो तो सबको पता है। असल मैटर ये है कि देखें हुकूमत में तो आपको अभी रिसेंटली कई बयान आ गया, ख्वाजा आसिफ का आपने दिया है, एहसन इकबाल ने दे दिया बयान के 9 मई के जिम्मेदार हो। PTI कहती है कि इलेक्शन 47 को आप वो करें, रेक्टिफाई करें, हमारी सीटें हमें वापस करें। मतलब उनकी कंडीशन इतनी सख्त है कि हुकूमत तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और नवाज शरीफ साहब ने तो अंडरग्राउंड मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने साफ तौर पे कहा है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ज़रूर हों लेकिन PTI या इमरान खान से किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो हुकूमत तो बहुत अरसे से कह रही है कि पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टी हैं, मिले बैठे, फौज किसी भी सूरत में इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। और फौज का ये कहना है कि ये इंतशारी पार्टी है और इमरान खान से किसी भी सूरत में बात नहीं होगी। तो ये चैप्टर तो क्लोज ही समझा जाए कि फौज, और जब तक फौज नहीं चाहेगी, शहबाज शरीफ साहब की क्या औकात है कि ये आगे चलकर कोई PTI से डील करने। मतलब ये हुकूमत है किसकी? असल हुकूमत तो देखा जाए ना, ये हुकूमत चला रही है फौज, शहबाज शरीफ तो एक प्यादे हैं। और सारे अहम मीटिंग्स में आप देख लीजिए, जब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होती है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब की या वज़ीर आज़म साहब की, तो उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा मौजूद होता है और वो ये सारी चीज़ें वॉच कर रहा होता है और उनकी वहाँ मौजूदगी ज़रूरी होती है। तो ये मुलाकात सियासी जमातों की जो बात हो रही है ये माइनस PTI है। और हुकूमत अगर कारकर्दगी नहीं दिखा रही है तो इसका PTI के लड़ाई है, इनसे बातचीत, ये कोई नहीं। उनकी अपनी कैपेबिलिटी है, उनकी अपनी सलाहियत है, बहुत से पॉलिसीज़ बन रही हैं, बहुत से इस्लाहात की बात की जा रही है। 5E एक बहुत अच्छा पहले एहसन इकबाल साहब ने दिया था 1998-2010 विजन, वो नहीं हो सका, मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, ख़त्म कर दिया गया। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है कि हुकूमतें कंटिन्यू नहीं करती हैं नेशनल पॉलिसी को। फिर 2013 का आया, 2025 उसको डिसकंटिन्यू किया इमरान खान साहब ने, CPEC को डिसकंटिन्यू किया इमरान खान के। तो हम तो नेशनल पॉलिसी को सिर्फ इसलिए तबाह करते हैं कि ये नवाज शरीफ ने बनाया है, ये जरदारी ने बनाया है, इमरान ने बनाया। अब उन्होंने दी है 5E 2024 से 2029, बहुत अच्छा विजन है, इस पे काम किया जाए। एनवायरनमेंट भी है, पाकिस्तान भी है, इसके अलावा उसमें आपके एक्सपोर्ट्स भी है, इसमें इक्विटी भी, बहुत सारी अच्छी चीज़ उन्होंने दी है और एनर्जी भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बातें हो रही है ना कि ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। PTI को उन्होंने उठाकर साफ रख दिया है। PTI की क़यादतें हुकूमत के ईमा पे चलती हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा, अलीमा खान कह रही हैं। इमरान खान जेल में, उनको फिट किया जा रहा है फौजी अदालत में और वो जाएंगे। फौज किसी सूरत में बात करने को तैयार नहीं है, ना इनको इस बात की इजाज़त देगी और ना ये चाहेंगे। क्या कैसे जा सकते हैं इन मामलों को? क्या नवाज साहब, आसिफ जरदारी साहब
ये चाहेंगे कि पीटीआई से मुज़ाकरात करके उनको पूरा खुला एक मैदान दिया जाए? वो तो नहीं चाहेंगे, वो तो चाहेंगे जितना दफन होती है दफन किया जाए। तो ये सब सियासी बातें हैं जो इतना सारा है, कुछ नहीं होना इन चीज़ों में। हुकूमत अपना काम करती रहेगी, वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाते रहेंगे, फौज और पाकिस्तान ये हुकूमत स्ट्रेंथन होती रहेगी, और आइंदा 5 साल की हुकूमत के बाद ये 10 साल की पॉलिसी देख रहे हैं। फौज की अगर हुकूमत को खतरा है कोई, तो वो जुडिशरी से है, उसकी वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या तो 23 जजेस से। यानी आप कह रहे हैं वो भी हो जाएगा मामला और सारे मामला ठीक चलेंगे और 5 साल भी निकल जाएंगे। लेकिन इतना जुल्फ़िकार साहब, ये इतना आसान है कि एक जानिब आप कहें कि जी ना तो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर रही है, वो पीटीआई वाले चाहते नहीं है गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करना, तो हमने मामला ऐसे चलाने हैं, हमारे मामला भी चलते रहेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर कैसे आप जो पॉलिसी लेकर चलना चाह रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी के से रिलेटेड जितने भी मामला हैं, कैसे आप तमाम जितने भी हम देख लें इंटरनेशनल जरीदे वो ये कह चुके हैं, जब तक आपके मुल्क में सियासी बेयकीनी ख़त्म नहीं होगी, ये जो आपके मामलात हैं मुआशी तौर पर, वो नहीं सुलझ सकते। ये इतना आसान तो नहीं होगा। समझ गया मतलब आमना, देखिए एक बात तो आप नजर आ रही है, जो इस वक्त फिच इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग जो आपकी एजेंसी है, उसने फिच की एक रिपोर्ट थी, मूडीज की रिपोर्ट थी अभी आई है, जिस पर हुकूमत बगले बजा रही है। इतनी खुशी उनको है। साथ में एक स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गया, रुपए की कदर जो है इस तरह कम नहीं जिस तरह खदशा था, बल्कि इस वक्त तो जो बातें आ रही हैं इंटरनेशनल, आप उसको देख लें, अगर कोई तजिया और जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक जो रिस्क फैक्टर था, एक रिस्क था कि डिफॉल्ट का मुल्क के, वो टल गया। अब वो आगे किस तरह से उन चीज़ों को वो करते हैं। और फिर दूसरा ये है कि उनमें बेहतरी आई है कि IMF से जब बात करेंगे $7 बिलियन के लिए, तो वो उसमें बेहतरी आएगी और बेटर पोजीशन में बात कर सकेंगे। क्यों? आपके सर्टिफिकेट्स आपको इंटरनेशनल आधार क्रेडिट एजेंसी से आपको मिल गया है और इसमें बेहतरी आई है। अब मुकम्मल बेहतरी नहीं आई है, गवर्नमेंट कहती है हम खर्चे अखराजात कम करेंगे, फिर बार बार ये बात अपोजिशन को करनी चाहिए, लेकिन बार बार खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि जी मैंने ये बिजली के मामलात को हम IPP के साथ को डील कर देंगे। ये इकोनॉमी की बात होगी। यस, यू आर वेरी मच राइट कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, अभी तक काबू में आया नहीं है। अब जिनको काबू करना है वो अपने तौर पर, अब दानिश साहब ने जो बात किया मैं इसको फुली एंडोर्स करता हूँ। मैं रिपीट नहीं करूंगा कि ये क्या कुछ है, जिस तरह जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि वार ऑफ नर्व्स है। ये ख्वाजा आसिफ का बयान जो है ये भी कंसेंट से है, ये भी कंसेंट से होता है कि आप ये कहते रहें। आप देखिए, अगर आज खुद प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं हम सबसे मुज़ाकरात करेंगे, अब वो पर्टिकुलरली PTI के नाम नहीं लेते, सबसे मुज़ाकरात करेंगे, तमाम अपोजिशन से भी मुज़ाकरात करेंगे। PTI चाहती है कि आप हमें जो है सबसे हट के लें। अच्छा, ये जब PTI की तरफ से एक हार्श बयान आता है तो फौरी तौर पर ये अपने इजलास में भी ना मामला तो या तो फिर आप ऐसा माहौल भी बनाएं, जब आप सख्तियां बढ़ाई जाएंगी तो दूसरी जानिब से कहा जाएगा जी इनसे क्या मुज़ाकरात करें। आमना, मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। वो बार बार उनके अपने स्पोक्स पर्सन है, कहीं ना कहीं से चुटकुले छोड़ देते हैं कि जी इनसे बात ही नहीं करना, उसको तो मीडिया, उसका तो ट्रायल होगा, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, उससे कोई बात नहीं करना। असल बात है जब महमूद खान अचकजई साहब राना सनाउल्लाह के साथ उनकी मीटिंग हुई, जो चीज उसमें तय हुआ, जो चीज उसमें हुआ, बिल्कुल उसमें मेरी मालूमात के मुताबिक मुमकिन है कि वो जो कुछ, लेकिन ये कि उन्होंने यही कहा कि मुज़ाकरात अपोजिशन की है, क्या कुछ कर सकते हैं, जो बस में है उनके PMLN के वही कर सकती है ना। बाकी तो दूसरी तरफ आप रऊफ हसन का बयान देख लें। रऊफ हसन साहब तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वो कहीं किसी गेट पर खड़े हुए हैं, इंतजार में है कि अंदर से अभी दरवाजा खुलेगा और हम अंदर जाएंगे। जो उनके बयानात आप देखें, जो उसका आज डॉन में छपा हुआ है, आप देखें कि उसने कहा कि बहुत मामला ठीक हो जाएगा और हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं
वो भी अपने तौर पर जो वहाँ पर अपनी सफारतकारी कर रहे हैं और अपनी जो है लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि इस पर अटकी हुई है कि 9 मई का क्या होगा। अभी मैं भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, बानी पीटीआई कह रहे थे कि 9 मई जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी है पीएमएलएन की, अगर 9 मई खत्म होगा तो हुकूमत भी चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अगर 9 मई में सारा कुछ मामला सही भी हो गए, इसी हुकूमत को, सबकी सर्वाइवल इसमें इस हुकूमत को चलाएं। 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हालात क्या होते हैं, किस तरह चीजों को करते हैं। अब तक तो ये है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को किसी हद तक, मैं नहीं कहता हूँ फुली, किसी हद तक उन्होंने, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सब कह रहे थे कि ये हुकूमत चल ही नहीं सकती, बहुत ही बुरा हाल होगा, लेकिन वो किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हुए, एक ट्रैक पर उन्होंने डाल दिया। आगे चल के क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इस हद तक अभी आगे डिपेंड करता है। जो कार्ड है वो पीटीआई के हाथ में है और पावर दैट बी के हाथ में। वो कार्ड किस तरह खेलते हैं अपने, वो किस तरह से वो करते हैं, उसके बाद होगा। वो बात वो मान नहीं रहे हैं। जो चीज इस वक्त पीटीआई चाहती है, पीटीआई कहती है कि, दूसरी तरफ वो इशारा देती है कि हम बात क्यों करें, पीएमएलएन से क्यों बात करें। ये तो पीटीआई ने कहा अपने इस बयान में, मैं भी कोट कर रहा था कि ये 47 वालों से मैं क्यों बात करूं, वो ये कहते हैं। और जबकि पावर भी कहते हैं नहीं, आपको बात करना है तो इसी से करेंगे, हम बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। लेकिन पीछे बैठकर कोई ना कहीं पे कहीं मुलाकातें होती हैं, जिस तरह जलसा उनके डिमांड पर पोस्टपोन भी किया गया, कैंसिल भी किया। यानी आप कह रहे हैं कि किसी हद तक ये इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने में ये गवर्नमेंट कामयाब हुई है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जुल्फिकार साहब बड़े डिफरेंट हैं। आज भी हम देख रहे थे डॉन में इंपोर्ट्स आपकी और कम हुई है, एफबीआर अपने पिछले महीने के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। आपके सामने इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की जी नहीं आमना लेट मी क्लियर, मैं सिर्फ एक ऐड कर दूं। मैंने आपको फिच की रिपोर्ट बताई, मैंने आपको मूडीज की रिपोर्ट बताई, वो ना किसी गवर्नमेंट के उसके है ना उसका है। स्टॉक एक्सचेंज का आप देख लें कि चीजें थोड़ी सी उसके पॉइंट्स बड़े हैं उससे, वरना ये तो बहुत नीचे शार्प डिक्लाइन होता और नोज डाइव होता। मैं इफेक्टिव फिगर की बात कर रहा हूँ जी। चलें शाह साहब, एक तो अगेन वही सूरत हाल जो भी बनी हुई है, अगर पीटीआई कह भी रही है कि जी डायलॉग हमने करने हैं तो सिर्फ हमने एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं, दूसरी जाने पीटीआई इस हवाले से भी देखा जाए तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी वो न्यूट्रल हो जाएं, वो अपने मुदाखलत ख़त्म कर देंगे। तो पीटीआई खुद भी कंफ्यूज है, फिर ना तो गवर्नमेंट इस साइड पर आएगी डायलॉग की साइड पे, और इस्टेब्लिशमेंट तो क्लियर मैसेज दे चुकी है। कई बार उन्होंने अपनी जो भी हमने न्यूज़ ब्रीफिंग देखी है, हमसे बात नहीं होगी, बात वहाँ से करें, सियासी लोगों से बात करें। रास्ता तो खुल ही नहीं रहा। शाह साहब आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन की, अब इसमें किस फरीक को झुकना पड़ेगा, किसको यहाँ पर कह रहे हैं कि मामला को ठीक करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा? अब ना अब तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बातचीत किस लिए करना चाहते हैं और क्या बातचीत करना चाहते हैं। हम मतलब एक ऐसी बहस में है कि बातचीत तो आप तब करेंगे ना कि कोई मसला आपको दरपेश हो। तो मसला है क्या? हुकूमत पीएमएलएन की है, पीडीएम की, सारे मिल के पीपल्स पार्टी, जो दो पार्टियां मिला के हुकूमत कर रही हैं, तो उनको इस वक्त क्या मसला दरपेश है? क्या तहरीक इंसाफ उनके लिए कोई बहुत बड़ा ख़तरा है जिसकी वजह से उससे बातचीत करना चाहते हैं? तो मैं तो नहीं समझता कि बातचीत की कोई ज़रूरत है भी। एक हुकूमत है, दूसरी अपोजिशन है। हुकूमत के अपने नंबर्स पूरे हैं, बेशक उसको लेजिस्लेशन और बाकी कानून साजी के अंदर कोई थोड़े बहुत मसाइल आएंगे। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में पीटीआई ने तो ना रास्ता रोका है, ना वो शहबाज शरीफ साहब को काम से रोक सकते हैं, ना वो रोक रहे हैं, ना वो किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रोक रहे हैं, ना वो IMF के मामलात के अंदर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हम कौन से मुज़ाकरात चाहते हैं? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही। और क्यों करें मुज़ाकरात? तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन या पीडीएम की जो हुकूमत है वो आपस में मुज़ाकरात क्यों करें, किस लिए करना चाहती है? एक पॉइंट तो ये हुआ। मुज़ाकरात मेरे ख्याल में उस वक्त होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और वो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पे है। पीएमएलएन और पीडीएम की जो जमातें, पीपल्स पार्टी, उनके साथ एक पेज पे, और इतनी मुश्किल से उन्होंने हुकूमत जो है मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम लाया है। इलेक्शन के बाद इतने मुश्किल से इलेक्शन हुआ, तो अब उसके ख्याल से हम लोग ये समझते हैं कि शायद पीटीआई के साथ बातचीत करके तो तमाम मामले को ख़त्म कर किया जाए। पीटीआई से बातचीत करने का मतलब ये कि आप उनकी बातें सुनने के बाद उनको हुकूमत में लाना चाहते हैं। तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो होगा।
तो अब तक मुझे तो आज तक क्लियर नहीं हो सका कि PMLN की लीडरशिप है और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो आपस में क्या बातचीत करना चाहेगी। मेरे ख्याल में कभी ये बातचीत ना होगी ना उसकी मेरे ख्याल में कोई मुझे गुंजाइश अभी भी नज़र आती है। बस ट्रक की व्यक्ति के पीछे अवाम को लगाया हुआ है और दोनों सियासी जमातें वो जानती हैं कि असल हकीकत है क्या। खान साहब को भी पता है और PMLN को भी पता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, बिल्कुल हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बातचीत करेगी जब अदालतें फॉर्म 45, 47 या इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसके हवाले से कोई डिसीजंस करेंगे। जब मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की को ख़तरात दरपेश होंगे कि शायद उनके तादाद कम हो गई है, उनके नंबर्स कम हो गए, वो जो वुमेन रिजर्व सीट्स के मामलात हैं वो PTI के हक़ में जाएंगे, वो अभी तक हो नहीं रहे और वो तब होंगे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इनडायरेक्टली तो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ मिल के कर रही है, तो मेरे ख्याल में कर रही है। अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में अपना रोल अपोजिशन का प्ले करे। एक यहाँ तक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये। दूसरा देखें, अब PTI का जो तमाम जोर है वो शायद इस बात पे हम कह सकते हैं उनकी सियासत के वो अपने बानी PTI को बाहर निकालें, वो मेरे ख्याल में बहुत सारी लीडरशिप चाहती नहीं है, जैसे कि इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो मौजूद है, बाकी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत आ नहीं सकती। तो अब एक मसला जो सबसे इम्पोर्टेंट दरपेश है, इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जा सकते, स्टेटस को चलता रहेगा। जी सर, लेट्स अज्यूम कि अगर हम PTI को साइड भी कर देते हैं सियासी गेम से, तो मामला इनसे ठीक चल रहा है। जी आप बोले सवाल कीजिए। जी देखिए, मामला ठीक नहीं चल रहे, वो तो हुकूमत की नाअहली है, इसमें तो मतलब है ना PTI का कसूर है ना किसी और का कसूर है। अगर शहबाज शरीफ साहब इनडायरेक्टली खुद अपने आप को समझते हैं कि वो एक आप कह सकते हैं ना कि पावरलेस स्पाइनलेस वज़ीर आज़म है, और जाहिर बात है वो है भी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की शक्ल पे उनके ऊपर एक इसहाक डार साहब को इम्पोज किया हुआ है, जो बहुत सारे डिसीजंस मेरे ख्याल में उनकी मर्जी से नहीं हो सकते। हाँ, अब अगर शहबाज शरीफ साहब खुद तंग हो के हुकूमत छोड़ देते हैं वो अलग बात है, अदरवाइज तो मुझे नज़र नहीं आता कि किसी भी तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी। और सवाल फिर वही बार बार यही उठता है कि किस लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब वो खान साहब को हुकूमत तो नहीं दे सकते ना, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, हुकूमत की अपनी नाअहली है, उसकी पॉलिसीज क्लिक नहीं कर रही, 7-8 महीने हो गए, ना आवाम को रिलीफ दे सकी है, ना वो पेट्रोल प्राइसेस को कम कर सकी है, ना वो एक्सपोर्ट बढ़ा सकी है, लेकिन होता इवेंचुअली शाह साहब यही है कि फेस सेविंग के लिए अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकी है ना, उसको आप अपने मुखालिफ पर डाल के जी इन्होंने हुकूमत चलने नहीं दी थी, जो हम गुज़श्ता हुकूमतों में भी होते हुए वो आप तहरीक इंसाफ। एक ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफरात ज़र की शरह और महंगाई की अशारियों में कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी और अफरात ज़र की शरह 11% पर आने को खुशाइन करार दिया है। साथ ही वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसकी निगरानी वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली, जो राइट साइजिंग समेत 3 हुकूमती कमेटियों के रुकन थे, वो राइट साइजिंग के हवाले से तजावीज़ के बरखिलाफ इक़दामात पर तीनों कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। डॉक्टर कैसर ये कहते हैं कि हुकूमत अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाल रही है, जिस पर जवाब देते हुए हुकूमती तर्जुमान ने कहा है कि राइट साइजिंग कमेटी डॉक्टर कैसर बंगाली की राय और मशवरों को कदर की निगाह से देखती है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी राय राब्ते या समझ बूझ के फुकदान पर मबनी है। अब ये राइट साइजिंग पॉलिसी बेसिकली है क्या, ये कितनी राइट है और इससे होगा क्या, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे, आप समझ गए होंगे मामला, चूँकि वक्त कम है, मैं चाहूँगी कि सवाल को मैं ना करूँ, आप कर चुके हैं। जी तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक तो ये कि देखें 1948 जुलाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर जो स्टेट बैंक के इफ्तिताह पे थी उसको देखें, और एक और 1948 आखिरी में एक तकरीर थी जो पार्लियामेंट के हवाले से थी। उसमें दोनों में उन्होंने ये कहा था कि जी मरकज़ के पास जो है ना वो जो होने चाहिए वो 3 शोबे उन्होंने कहा था, फॉरेन अफेयर्स, मेरा ख्याल है एक फॉरेन अफेयर्स है, दूसरा डिफेंस और तीसरा फाइनेंस, और बाकी उन्होंने सूबे को देने को कहा था। पाकिस्तान में तो जनाब फेडरल के पास भी जो है, प्रोविंशियल के पास भी, हालांकि 18वीं तरमीम के बावजूद फेडरल के पास भी चीज़ें हैं और प्रोविंशियल के पास भी हैं, और बेकायदगियों की एक आमाजगाह है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन करता हूँ, आज मैं वज़ीर आज़म को आपके ज़रिए मुखातिब कर रहा हूँ और बड़ी बात हो रही है और मीडिया में भी बातें की जा रही हैं कि भाई ये राइट साइजिंग है, ये डाउन साइजिंग है।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई इसका जवाब दे दे। मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, एक डेफिनेशन है, डाल देता हूँ, इस तरह की कई डेफिनेशन है। देखिए, डाउन साइजिंग इज द परमानेंट रिडक्शन ऑफ ए कंपनीज लेबर फोर्स थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ अनप्रोडक्टिव वर्कर और डिवीजन, ठीक है, जो कि होता है। अच्छा, राइट साइजिंग क्या कहते हैं? राइट साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग, जो सिर्फ एफबीआर में हो रहा है, ए बिजनेस टू मीट न्यू ऑब्जेक्शंस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो वजीर आजम मुझे ये बताएं सर, या जो लोग हुकूमत के हैं या जो मीडिया में लिख रहे हैं, वो हमें ये तो बताएं कि राइट साइजिंग हो रही है, डाउन साइजिंग हो रही है। ये डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने कर दिया, और भी इस तरह की डेफिनेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में भी इस तरह के लोगों को इंगेज किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है। हम डॉक्टर अशफाक हसन को देखते हैं, इमरान खान के दौर में लिया गया, इशरत हुसैन को लिया गया, फारूक साहब को लिया गया, लेकर उनको बैठाया जाता है, उनको काम दिए जाते हैं। जब वो एक फुल प्रूफ बेहतरीन काम देते हैं तो हुकूमत के इर्द गिर्द जो बैठे हुए बहुत बड़े बड़े इत्तेहादी हैं, जिनके मफादात हैं, ब्यूरोक्रेसी है, कई पाउंड्स की जगहों पर उनके बंदिशें हैं, फिर इन सिफारिशात की जो बड़ी मेहनत से ये तैयार करते हैं, जो हुकूमत फ़र्ज़ कीजिए अगर करना भी चाहती है तो उनके अपने मौजूद मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी और ये सारे लोग उसको तबाह करते हैं, और हुकूमत ये कहकर उसे ख़त्म करती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो उन्होंने खुद कैसर बंगाली साहब ने कहा है कि जनाब, अपर क्लास के अगर फ़र्ज़ कीजिए लोगों को निकाला जा रहा है तो उससे 30 अरब का जो फ़ायदा होगा। अच्छा, हुकूमत कहती है कि जी अपर से हम निकाल रहे हैं। भाई, अपर से तो उनको निकाल रहे हैं ना, जिन डिवीजन्स या कॉरपोरेशन या मिनिस्ट्री से वो आप जम कर रहे हैं या उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें तो ज़ाहिर है फेडरल सेक्रेटरी भी हटेगा, फला भी हटेगा। लेकिन थ्रू आउट आपने 1 to 16 जो एम्प्लॉई हैं उनको तो आप टोटली एबॉलिश कर रहे हैं ना। तो डॉक्टर आपके कैसर बंगाली को सामने बैठाइए और वज़ीर आज़म को सामने बैठाइए तो चीज़ें आ जाएंगी। हमारी इत्तलात यही है कि इस तरह की चीज़ें तैयार होती हैं, और जिस तरह कैसर बंगाली साहब ने कहा कि तीनों कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया, इससे पहले डॉक्टर अशफाक हसन ने भी इस्तीफ़ा दिया। माजी अगर उठा कर देखें, मेरा ख्याल है हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं वो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे साथी जो हैं, तो और दूसरे साथी भी जानते हैं। जाहिर है कि माजी की हुकूमतों ने इस तरीके से कई लोगों को पिक एंड चूज़ किया, 11 रुकनी कमेटी बना दी, 7 रुकनी कमेटी बना दी, फला बना दिया। उनकी सिफारिशात को कौन मानता है? जब वो सिफारिशात तैयार करते हैं और देखते हैं हुकूमत, तो कहती है कि भाई पीपल्स पार्टी वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो जनाब MQM राज़ी नहीं हो रही है, तो ब्यूरोक्रेसी राज़ी नहीं हो रही है, तो खुद PMLN के लीडर राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो अभी तो ये फैसला करें वज़ीर आज़म कि ये सही करेक्शन करें कि ये डाउन साइजिंग कर रहे हैं या राइट साइजिंग। मुझे तो राइट साइजिंग कहीं से नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक इदारे में नजर आ रहा है। टोटल डाउन साइजिंग कर रहे हैं तो माने ना डाउन साइजिंग, और डाउन साइजिंग आप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिस पर एतराज़ आ रहा है। उन्होंने कहा कि 70 हमने सरकारी इदारों को एग्जामिन किया है और 17 को हमने, यानी आप कह रहे हैं वो मेरिट पे भी नहीं हो रही मामला? नहीं, बिल्कुल मेरिट पे। अगर मेरिट पे होता तो कैसर बंगाली साहब जो हैं वो क्यों रिजाइन देके 3 कमेटी से? ठीक है इत्तेसाम साहब, ये राइट साइजिंग से होता बेसिकली क्या है ये? और ये अभी हुकूमत अखराजात कम करने की जहाँ पे बात होती है तो हम देखते हैं कि इस तरह के मामला सामने आ जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा होगा और किस हद तक होता है अगर फ़ायदा होगा? इसमें तो पहले सवाल उठ रहे हैं। दानिश ने बड़े खूबसूरत तरीके से मेरा ख्याल है राइट साइजिंग को एक्सप्लेन किया। देखिए, सवाल इस वक्त ये है, जो मेरा ख्याल है सवाल नहीं है बल्कि लम्हा फ़िक्री है, कि राइट साइजिंग हो, डाउन साइजिंग हो, बेल्ट टाइटनिंग हो, एक्सपेंडिचर कट करना हो, रिफॉर्म स्ट्रक्चरल डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आने हो, ये बस वर्ड है हम एक मुद्दत से सुन रहे हैं। लेकिन आज जो लम्हा फ़िक्र ना हम ना वो ये है कि टैक्स टू GDP रेशो मेरा ख्याल है इस वक्त ऑल टाइम कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, सिंगल डिजिट में आ गया, 8.5% पे खड़ा है। ये डबल डिजिट में था, 10% से ज़्यादा था, एक ज़माने में 13.5% भी हुआ। अब बताएं, सारी की सारी इकॉनमी आपकी घूमती है कि टैक्स टू GDP रेशो क्या है, आप कमाई क्या करते हैं और ख़र्चे कितने होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अखराजात कहाँ चले गए हैं, कमाई हमारी कम से कम होती चली गई। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो है ना वो बेहतरीन काम समझती है कि जी आपको मुझे दिखाने के लिए टास्क फोर्स बना दी जाए, एक हाई पावर्ड कमीशन बना दिया जाए, कमेटी बना दी जाए, बाहर से लोगों को लाया जाए। मानी PTI भी लेके आए थे बाहर से। ये असल बात है, हमना जानदारी की बात है कि पॉलिटिकल विल सियासी जमातों में नहीं है।
अगर वो टैक्स लगाना चाहते हैं तो टैक्स नहीं लगते, तो वो कहते हैं जी, कभी नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये ट्रेडर्स होलसेलर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं इनको कैसे राजू करूं। उधर जरदारी साहब हैं, वो कहते हैं जी प्राइवेटाइजेशन ना करें, हमारे लोग जब चले जाएंगे अपना क्या कहते हैं मुख्तलिफ कॉरपोरेशन से, तो हमें सियासी तौर पर मसला बनेगा। तो सवाल ये है कि अगर आपने मजबूरियों में ज़िंदा रहना है तो आमना तो फिर इस तरह आप मुझे बताएं ना, IMF वो कहते हैं अब वो डोनर फटीक होना शुरू हो गया है, वो सारे अदारे बड़े बड़े कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तो अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये जो कैसर बंगाली वाला मसला है ना, ये बहुत ही फ्राइटनिंग है। मतलब उस आदमी को आप लेके आए, बेशुमार जिस तरह दानिश बता रहे हैं, बंदों को लेके आते हैं फिर फारिग करते हैं, भाई आप उनको लेके आए, मैंडेट दिया आपने, पूरा करने क्यों नहीं दिया? ये क्यों क्या कहा उन्होंने कि जी 1 से 16 जो ग्रेड के लोग हैं वो कहते हैं उनको निकालो, 16 से 22 तक को ना निकालो, इसलिए कि ग्रेड 22 तक के लोगों की अगर आप देख लें, वो जो MP1 MP2 दिया हुआ है, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 25 लाख ले रहा है। अभी स्टेट बैंक के बारे में खबरें आई 40 लाख से ज़्यादा उनका जनाब गवर्नर ले रहा है, और मराद क्या कहाँ से कहाँ चलेंगी। तो सवाल ये कि इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है। देखिए ये बहुत बड़ा टेस्ट आ गया, हम ना जब आप और मैं देखेंगे कि जो FPR इस बात पे खड़ा होगा, जो आज कह रहा है नथिंग डूइंग, हमने ये जो ताज़ा दो स्कीम है इसको वापस नहीं लेना। अगर ये वापस नहीं लेते तो समझ आएगा कि ये हमारे रिटेलर और होलसेलर जो हमारी 20% इकॉनमी का हिस्सा है, अगर वो टैक्स नहीं देंगे आमना तो कैसे बात बनेगी। इस दफ़ा आपने देख लिया जुलाई की तनख्वाहें आपकी मेरी हम सब लोगों की आई हैं, सारी दुनिया रो रही है। अब वो एक तो शटर डाउन का दावा कर रहे हैं और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं वो मारे गए। अब सवाल ये कि क्या ये बातों से मसाइल हल हो जाएंगे? तो बज़ाहिर लगता है नहीं हल हो। अब ये देखें ना, ये क्यों रिफॉर्म हमारी नहीं होती, एनर्जी सेक्टर हो, FBR हो, स्टेट कॉरपोरेशन हो। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर तो ब्रोक है, उसके पास कुछ नहीं है, और बार बार कहते हैं जी ये प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ है, इसी को हम देंगे सारी चीज़ें, फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कान थक गए ये सारी बातें सुन सुन के, अमल नहीं है, हमने पॉलिटिकल विल नहीं कुछ करने के लिए। वरना छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो तरक्की करके कहाँ से कहाँ चले गए। बांग्लादेश को बैगिंग बाउल कहते थे, आप देखें क्रिकेट में तो मैं मार रहे हैं आजकल भी, लेकिन आप देख लें वो कहाँ से कहाँ चले गए। सारे रीजन की इकोनॉमी हमसे बेहतर होगी। इवन अफगानिस्तान भी कहा जा रहा है 3 सालों में हमसे आगे निकल जाएगा। तो क्या हम ये पार्लियामेंट में तकरीरें करके बाहर करके बातें होंगी? जी ठीक है शाह साहब, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो अगर आप इस तरह के इकदाम कर भी रहे हैं दिखाने के लिए सही, देखो उसमें भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, जैसे अभी कैसर बंगाली साहब ने कर दिए। आप भी हमारे बाकी पैनलिस्ट इनसे इत्तेफाक करते हैं इस मामले पर कि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि भाई राइट साइजिंग, ये डाउन साइजिंग है या राइट साइजिंग है, क्या मामला आता है? और इसमें भी छोटे मुलाजमीन की जानिब हम देख रहे हैं कि उनको हदफ बनाया जा रहा है। देखिए कैसर बंगाली साहब से अक्सर मेरी बात होती रहती है और उनसे काफ़ी रहनुमाई भी हमेशा ज़ाती तौर से हम लेते रहे। उनका हमेशा से एक कॉन्सेप्ट है और वो जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इस मुल्क के अंदर तबाही के ज़िम्मेदार आपके अशराफिया है, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आपकी इंटेलिजेंसिया है, जिसमें आपके अफसर शाही है, जिसमें आपके मिलिट्री के अफसरान हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो आप देखें मेरे ख्याल में जो क्रीम है वो आप समझ लें कि जो लोअर तबका है वो बेचारा तो उसके हिस्से में तो पानी ही आता है, क्रीम तो ये लोग इंजॉय करते हैं। अब आप वहाँ से शुरू चीज़ नहीं कर रहे और आपने लाइबिलिटीज़ डाली हुई हैं। बार बार आज की बात नहीं है, मेरे ख्याल में आप जब बहुत से मेरे जो दोस्त हैं डॉक्टर साहब और शाम साहब, उन्होंने सुना होगा कैसर बंगाली साहब का कॉन्सेप्ट क्या होता रहा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करें, आप अपने आमदनी ज़्यादा करें, आप अपने जो है वो एक्सपोर्ट बिल को इंक्रीज़ करें, आप अपने इंपोर्ट को कम करें। ये एक बेसिक फार्मूला है किसी भी इकॉनमी की जो है वो बढ़ोतरी के लिए। लेकिन अब अगर इस वक्त आप देखें तो आप कहाँ पे खड़े हैं? अब आपने बेशक एक वो कहते हैं इतने बड़े नाम को ले आए जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हमेशा से जो है वो बात करते रहे पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, वो जानते हैं रूट काजेज़ के ऊपर उनका फोकस रहा है। और आज वो अगर आपसे थक हार के जाना चाह रहे हैं तो उसका रीज़न यही है कि आप उनका कंधा इस्तेमाल करके कोई ऐसे डिसीजंस करना चाह रहे थे जो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए एक छोटी सी बात बताएं कि हम सब लोग, आप हमारे लिए खाना बनाने वाला वो अनपढ़ होता है, हमारे लिए कपड़े सीने वाला वो अनपढ़ है, हमारे लिए मजदूरी करने वाला वो एक अनपढ़ आदमी है, छोटे लेवल का आदमी है, एक दुकानदार जिससे हम सौदा लेते हैं वो बेचारा अनपढ़ है। तो और ये सारे लोग अपने काम कर रहे हैं। एक मजदूर अनपढ़ है, एक किसान अनपढ़ है, चले हम कह सकते हैं कि 1-2% पढ़े लिखे लोग इस सिस्टम के अंदर हो गए। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं
और मेरे ख्याल से ये अपना काम बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए हम सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अब तबाही का जिम्मेदार कौन है? वो तबका जो इनसे ऊपर बैठा हुआ है, जिसको हम पढ़ा लिखा तबका कहते हैं। तो आज तक तो हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां, CSP ऑफिसर, CSS करके, कोई नकलें करके, कोई गोटे मार के जो है ना आपके पास अफसर तो बन के बैठ गए और सूट टाई पहन के बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस इकॉनमी को बड़ा बेहतर करने के लिए क्या किया है? ये गरीब तबका तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो लोगों को सपोर्ट भी कर रहा है, इनका ये रोल है। अब जो ऊपर बैठे ने प्लानिंग करने वाले, उसने क्या प्लानिंग की है? क्या उसने अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइज किया है? क्या उसने एक एग्रीकल्चर मुल्क के अंदर उसके लिए कोई बेहतरी का सोच रखा है? क्या उसने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की सोच रखी है? तो मेरे ख्याल में कैसर बंगाली साहब का जो वो है, मेरे ख्याल से एतराज़ वो जायज़ है। आप लोग अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं कि वहाँ जाके देख लें, वो मदरसों में पढ़े हुए तालिबान है, ना वहाँ पे इकोनॉमिस्ट है, ना वहाँ पे CSP ऑफिसर है, ना वहाँ से क्या कहते हैं किसी अकेडमी से फारिग शुदा उनका जर्नल है, लेकिन आप जाके देख लो, मेरे ख्याल में हमसे बेहतर जा रहे हैं। अब बात वही है आखिरी कि आपकी विल नहीं है। आपने इस मुल्क के अंदर सिर्फ अशराफिया बन के, चाहे वो किसी भी तबके के होंगे, आपने मुल्क लूटना है, आपने मुफ्त की गाड़ी एंजॉय करनी है, आपने मुफ्त का पेट्रोल एंजॉय करना है। वो तो गरीब आदमी तो एंजॉय नहीं कर रहा, आप मजीद रिटेलर्स कितनी जान खाएंगे? उससे तो आप 400 गुना वैसे भी टैक्स ले रहे हैं काबीना में जो। हाँ, लेकिन मसला वो ये देखिए, मैं ये बताऊं, जब आपका ये तबकाती निज़ाम इस तरह रहेगा जिसमें, ठीक है, देखिए हम 80% लोग जो है काम करते हैं सिर्फ 20% लोगों के लिए। आप हम पे और टैक्स डालते रहे, और टैक्स डालते रहे, हम इनकी खिदमत करते रहेंगे, ये लोग एंजॉय करेंगे 4-4 लीटर पेट्रोल, इसके अलावा मुफ्त टेलीफोन और 50-50 लाख की तनख्वाहें। आप इनसे पूछे इनका कैलिबर है 50 लाख की तनख्वाह? जुल्फिकार साहब, वो तो काबीना में जो इकदाम की बात हुई है, वो कह रहे हैं जी रज़ाकाराना तौर पर देखिए ऑब्वियसली मैं ये बताऊं की जानिब से इंतहाई ज़रूरी गाड़ियों, मसलन एम्बुलेंस के अलावा सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी है, नई सरकारी आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी है। तो वो तो कह रहे हैं हम हर इकदाम कर रहे हैं उस चैरिटी। तो बिल्कुल, ये तो देखिए, ये तो कौम का पैसा था ना, टैक्स पेयर्स का पैसा। जुल्फिकार साहब का मैं इस पे पॉइंट ले लूं क्योंकि टाइम कम है। जी जुल्फिकार, जब आपके पास पैसे हैं नहीं तो आप ये सारे काम कहाँ से करेंगे? मुझे ये बताइए, आपके साथ। जी जुल्फिकार साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। टाइम वैसे ही कम रह गया, मैं सिर्फ 2-4 बातें ही करूंगा कि अपने तौर पर एक तो जो बात की गई, आपने भी बात की अफगानिस्तान, और इत्तिशाम साहब ने भी। हाँ भाई, अफगानिस्तान तो बहुत ज्यादा निकल गया आगे, और जिस तरह खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से लाखों लोग जा रहे हैं रोजगार के लिए उधर, और वहाँ तो बिल्कुल वो चीजें ऐसे नहीं है। अफगानिस्तान में एक चीज बहुत ही पॉजिटिव है कि उसका जो बड़े से बड़ा ओहदेदार भी रिक्शे में अपना दफ्तर जाता है, सुबह वो चाय और रात की रोटी से वो जो है वो अपना नाश्ता करता है। बहुत सिंपल लाइफ है, स्टेटस उनकी नहीं है, गाड़ियां उनकी जो है 25-30 जो है आगे पीछे नहीं घूमती हैं हर एक उसके, ये जरूर है, लेकिन वो तमाम तबकात के लिए है। उसका अमीर भी ये करता है और उसका दूसरे भी करते हैं, नायब भी करते हैं, ये करते हैं। अब आगे बात अगर पाकिस्तान की हुकूमत की, अपने तौर पर वो कर तो रहे हैं, देखे ना, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसमें जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि PIA में भर्ती कितनी हमने करनी है। आप सुई नौदरन में कितने हमने लोग भर्ती करने हैं, दबादब उन्होंने भर्ती भी किया, लोगों में डिपार्टमेंट्स में भर्ती किया, जॉब्स निकाली, सारा कुछ है। ये पूरे दुनिया में आपको कहीं पर जो है ना, खासकर उस डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं मिलेगा कि चपरासी भी है और फाइल ले जाने लाने वाला भी है, चाय पिलाने वाला भी है, लिफ्ट पर एक बंदा भी बैठा हुआ है जो वो इंतजार कर रहा होता है कि वो सांप के लिए लिफ्ट खाली रखे, और जब दफ्तर से निकल रहा होता है और एसियां चल रही होती हैं, कहीं नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं इस चीज के कि आज जो हाल है उसका, ये अपने तौर पर एक कोशिश कर रही हैं, और PML कोशिश अपनी कर रही है। कहाँ तक वो कामयाब होती है नहीं होती है, चीजें गंभीर हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर बंगाली साहब की जो बात, जहाँ तक है कि मैं सिर्फ इस जुमले के बाद खत्म करता हूँ, वो जरूर गए हैं, बहुत पोटेंशियल उनमें है, बहुत सिंसियर आदमी है, कोशिश वो कर रहे हैं, गए जाकर जो चीज जिस तरीके से स्पीड अप करना, वो शायद जिस तरह ये चाह रहे थे गवर्नमेंट के लिए, फिर पॉलिटिकल, ये तो एक इकोनॉमिस्ट है, ये तो चाहते हैं कि चीजें फास्ट पेस पे हों। वो पॉलिटिकल चीजें हमारे हर चीज में हर्डल्स आ जाती हैं। जिस तरह आपने देखा यूटिलिटी स्टोर्स का, उन्होंने कहा, उन्होंने सबने धरना दिया कि ये क्या, फिर उन्होंने कहा नहीं हम आपको नहीं निकालेंगे, आपको कहीं और छोटे जितने जो उनको आपको कहीं और जम करेंगे। तो ये चीजें मुश्किलात हैं जरूर उनमें। जी
चलें ठीक है जी, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। अब देखना ये इस हवाले से मामलात जो हमसे शेयर किए जा रहे हैं कि जी राइट साइजिंग और इसके साथ साथ ऑस्टेरिटी के लिए जहाँ जहाँ एक्सपेंसेस कट हो सकते हैं वहाँ पे हमें उस पर अमल होता हुआ दिखाई भी देता है या नहीं, ये आने वाले दिन बताएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।